अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। अल्पायु में ही उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने के कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी शिखर बन जाता है, जिससे ज्ञान वृष्टि होने पर भी वो सूखा रह जाता है, जबकि छोटे मोटे गड्ढे भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिल मिला गए होंगे कि उन्हीं का वो पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने शाप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। एक गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट हैं, असंभूत है, अभी विकसित हुआ नहीं, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी नहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वो कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण एक छोटा सा बीज हो सकता है। हजार तर्क वो प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो, वो मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह वृक्ष अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसे अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इंद्रियां और मस्तिष्क आदि का विकास होता जाता है, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्ध विकसित अर्ध विकसित ही रह जाते हैं, तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। न नया जोड़ा सकता है, न नया जोड़ा जा सकता है। उक्त कथा इसी तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों और समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वो ये है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें
तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रख गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सिंगों पर सोना मड़ी हुई सौगाइए दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, वो लंबे समय तक चलता रहा। तत्वज्ञान पर चर्चा चल रही थी। साम्यकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार गए हैं। ये सुनकर अष्टावक्र भी वहां सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति और चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उससे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? ये तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे? ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकार चर्मकार कह दे तो ये जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए सम्मिलित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है? मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वो ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है तथा मंदिर सावयव है। वैसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहते हैं, वो आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। आत्मा को ही देखता है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। वो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में
बैठे वो शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं के इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है।